जा रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। पिछले कुछ वीडियोस में हम एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, एंजाइम क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या माइकल्स मेंटन इक्वेशन है, और एंजाइम एक्शन के लिए आज हम पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है। तो जो फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है वो है टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। अब इनका रोल क्या होता है? जब भी कोई एंजाइम रिएक्ट करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। पर जब हम उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच देते हैं तो उसमें उसका कन्वर्शन रेट, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जैसे इनहिबिटर्स जो इस एंजाइम के एक्शन को स्लो करते हैं, एक्टिवेटर्स इसी के विपरीत जो इसके एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये हर एक मॉलिक्यूल के काइनेटिक्स को डिसाइड करता है। कौन सा मॉलिक्यूल कितने फास्ट मूव करेगा ये टेम्परेचर डिसाइड करता है। लो टेम्परेचर में एंजाइम काइनेटिक्स कम होता है, धीरे धीरे एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके रिएक्शन करते हैं, इसीलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। कब? जब टेम्परेचर कम। ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जो हर एक एंजाइम का अलग अलग होता है और इस टेम्परेचर पे एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए हमको हर एक रिएक्शन को उस एंजाइम के ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही करना चाहिए। हाई टेम्परेचर अगर आप जितना उसका ऑप्टिमम है उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर में करें, रिएक्शन करना चाहें तो उसमें भी उस एंजाइम के फंक्शंस कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि एंजाइम्स जो है वो बाय नेचर प्रोटीन होता है और जब आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आगे पीछे कर देते हो तो टेम्परेचर के कारण वो एंजाइम का स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है और चेंज होने के कारण उसका फंक्शन या एक्टिविटी खत्म हो जाता है। तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा जब हम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन देखते हैं। जब टेम्परेचर कम से ज़्यादा होते रहेगा, धीरे धीरे जब बढ़ रहा है तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पे वो ऑप्टिमम हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम एक्टिविटी। उसके बाद और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो फिर वो जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो हाईएस्ट पीक जो दिखता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। सिमिलर आता है पीएच। पीएच में भी ऑप्टिमल पीएच होता है जिसमें एंजाइम सबसे ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन करता है, आयनाइज करता है, उसके कन्फर्मेशन चेंजेस को अच्छे से करता है। एक्सट्रीम पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक, बहुत ज़्यादा बेसिक अगर हो जाएगा तो उससे आपका प्रोटीन डीनेचर हो जाता है या ऑल्टर हो जाता है, जिसके कारण उसका चार्ज बदल सकता है, उसका स्ट्रक्चर बदल सकता है और ये सब बदलने के कारण उसका जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग है उसकी टेंडेंसी या इंटेंसिटी कम हो जाती है। आयनिक इंटरैक्शन, पीएच जब बदल जाता है तो अमीनो एसिड का चार्ज बदल जाएगा जिसके कारण एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से अगर हम एंजाइम्स देखें तो यहाँ पे हमको एंजाइम्स में देखिए कि इसमें पीएच में भी हमको एक ऑप्टिमल पीएच मिलता है जो ऐसा बेल शेप का होता है। इसके पहले इसकी एक्टिविटी कम थी, ऑप्टिमल पीएच में सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी, फिर उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो गई। तो टेम्परेचर और पीएच फ्लक्चुएशन में आपको इसी तरह का बेल शेप का कर्व मिलेगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर लो सबस्ट्रेट हो, सबस्ट्रेट अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट है जो सबस्ट्रेट से भी ज़्यादा है तो बहुत सारे एंजाइम बाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हर एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। अगर सपोज 10 एंजाइम और 10 सबस्ट्रेट है तो इक्वल प्रोपोर्शन है तो वो हर एक पे बाइंडिंग होगा। पर अगर 10 एंजाइम और 20 सबस्ट्रेट है तो 10 एंजाइम सिर्फ 10 सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है, रिमेनिंग 10 जो है वो लेफ्ट ओवर रहेगा। अगर हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है तो रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा
पर कब तक बढ़ेगा? जब तक सारे एंजाइम्स एक्यूमुलेट हो चुके होंगे। जैसे ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे उसके बाद एक स्टेडी कंडीशन आ जाएगा जहाँ पे ग्राफ फ्लैट हो जाएगा और वहाँ पे और आगे नहीं आता। इस तरह का कंडीशन जहाँ पे ग्राफ फ्लैट हो जाता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड पॉइंट किसको बोलेंगे? जहाँ पे सैचुरेशन होगा सबस्ट्रेट के साथ और हर एक एक्टिव साइट, हमने एंजाइम्स में पढ़ा था कि उसमें एक्टिव साइट्स होते हैं, तो वो हर एक एक्टिव साइट्स जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है और जिसके कारण एंजाइम्स का फंक्शनिंग अब मैक्सिमम तक पहुंच चुका है और आगे ये बढ़ नहीं सकता है। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने एक्स एक्सिस में लिया है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर एक टाइम के बाद ये ऊपर का जो लाइन है वो पैरेलल हो रहा है, मतलब फ्लैट हो जा रहा है। तो ये जहाँ पे 2 मार्क किया हुआ है वहां पे आके सबस्ट्रेट जो है वो सैचुरेट हो चुका है। अब आते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। अब एंजाइम को चेंज करना है, तो अगर लो एंजाइम्स है तो उसमें बाइंडिंग जो है वो कम होगी। हाई एंजाइम कंसंट्रेशन है तो हाई एंजाइम होने के बाद भी एक पॉइंट तक वो बढ़ेगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट अगर खत्म हो गया है तो एंजाइम किससे बाइंड करेगा? तो एंजाइम बाइंड नहीं कर पाएगा। लास्ट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंजाइम के साथ जब हम ग्राफ्स क्रिएट करते हैं उसे वो उसी तरह का ग्राफ बनाएगा। अब हम बात करते हैं इनहिबिटर्स की। इनहिबिटर्स में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो सब्सटेंस होता है वो एक सबस्ट्रेट होता है जो कि बाइंड करता है एंजाइम के एक्टिव साइट पे, और एंजाइम के एक्टिव साइट में किसको बाइंड करना चाहिए? सबस्ट्रेट को। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के जगह अब इनहिबिटर बाइंड करता है। तो इनहिबिटर वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि इनहिबिटर का काम है कि एक्टिविटी को रोक देना। इनहिबिटर, अगर इनहिबिटर जुड़ चुका है तो अब तो सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाएगा। जब सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा तो उस एंजाइम का रिएक्शन बंद हो, जो काम करने वाला था वो काम नहीं कर पाए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो Km है वो बढ़ जाता है और जो Vmax है वो चेंज नहीं होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में भी एक सब्सटेंस बाइंड तो करता है, पर ये कहाँ बाइंड करता है? एलोस्टेरिक साइट पे, जो एक्टिव साइट्स नहीं है। एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट ही बाइंड करता है, पर एलोस्टेरिक साइट से अलग एक साइट होता है एंजाइम में जहाँ पे इनहिबिटर बाइंड कर रहा है। कौन सा? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अभी हमने देखा वो बाइंड करता है एक्टिव साइट पे। तो अब जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात कर रहे हैं तो इसमें एंजाइम में आ जा रहा है, कौन बाइंड करता है? एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट तो बाइंड कर, पर जब हम एलोस्टेरिक साइट में इनहिबिटर की तो ये इनहिबिटर के जोड़ने से क्या होता है कि एंजाइम अपना स्ट्रक्चर को बदल लेता है, और जब वो एंजाइम अपने स्ट्रक्चर को बदल लेता है तो एक्टिव साइट में ओरिजिनल सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा, और जिसके कारण Vmax जो है वो कम होने लगता है, और पर Km चेंज नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में Vmax चेंज नहीं होता है, Km कम होता है, और नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax कम होता है और Km अनचेंज होता है। थर्ड कैटेगरी है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि प्रिवेंट करता है सबस्ट्रेट को रिलीज करने में। जो प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो प्रोडक्ट को रिलीज नहीं करने देगा, तो वो इनहिबिशन जो है वो डिक्रीज करता है Km और Vmax दोनों को। तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो एंजाइम को लॉक कर देता है ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा ही रहे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना कर पाए। एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं उसमें रेगुलेटरी साइट्स होते हैं। ये एक तरह का एंजाइम्स है जिसमें रेगुलेटरी साइट्स है, जिसको हम इफेक्टर या मॉड्यूलेटर, एक्टिवेटर, इनहिबिटर, इन सब के नाम से जाना जाता है। अगर अच्छा एक्टिविटी एंजाइम को सपोर्ट करता है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेशन, और अगर एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है तो वो हो जाएगा
नेगेटिव एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक वर्ड क्यों यूज किया है? अभी हमने कुछ स्लाइड्स पहले देखा कि एक एक्टिव साइट होता है और एक एलोस्टेरिक साइट होता है। तो ये जो रेगुलेशन है ये एलोस्टेरिक साइट के बेसिस पे होता है। मतलब आपके एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे एक प्रोडक्ट आके जुड़ गया। अब ये जुड़ने के बाद अगर वो एंजाइम की एक्टिविटी को हेल्प कर रहा है तो वो पॉजिटिव एलोस्टैटिक रेगुलेशन है, और अगर नहीं हेल्प करता है तो वो नेगेटिव है। और हेल्प करना या नहीं करना कैसे होता है? क्योंकि जब ये जुड़ता है एलोस्टैटिक साइट पे एंजाइम का कन्फर्मेशन बदल जाएगा, और जब ये बदल जाएगा तो फिर एक्टिव साइट पे जो सबस्ट्रेट को जोड़ना था वो शायद न जोड़ पाए। अगर नहीं जोड़ पा रहा है तो नेगेटिव है, और अगर अच्छे से जोड़ पा रहा है तो पॉजिटिव है। कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स को नॉन प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स भी लगता है, उनको हम बोलते हैं कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम्स। कोफैक्टर बेसिकली मेटल आयंस होते हैं और कोएंजाइम्स होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये अगर कोई एंजाइम एक्टिविटी के लिए हम नॉर्मली लिखते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस में, फर्स्ट रिएक्शन जो लिखते हैं ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हम लिखते हैं Mg2+, मतलब हेक्सोकाइनेज को एज अ कोफैक्टर Mg2+ की जरूरत पड़ती है, या फिर उसके होने से रिएक्शन बहुत स्मूथली होता है। तो ये रोल्स होता है कोएंजाइम्स और कोफैक्टर का। अब फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, एंजाइम कंसंट्रेशन, इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर। और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी एंजाइम के साथ गेम खेलें तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एंजाइम सबसे अच्छे से कौन से टेम्परेचर, कौन से पीएच पे लगा सकता है। तो जितने अच्छे टेम्परेचर, जितना ऑप्टिमम आपको पता होगा अपने एंजाइम के बारे में, उतनी अच्छी एक्टिविटीज आप अपने एंजाइम से ले सकते हैं। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे आप लिखिएगा कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशंस है वो कैसे लगे, और आप अपना नाम और अपना जगह लिखेंगे जब सुन रहे हैं। थैंक यू।